हेलो एवरीवन, गोल्टेड एएस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत शुक्ला और आइए मेरे साथ हर रोज़ की तरह शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप डेली क्विज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप वेबसाइट खोल के और डेली क्विज को सॉल्व करके अपना मार्क्स दर्ज करा सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़े आप कोई भी सुधार पाना चाहते हैं या फिर कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, न्यू ड्रोन रूल्स 2021 जो अभी हाल ही में पारित हुआ है उससे है। तो इसमें पहला कथन है कि अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा उपयोग के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, यानी कि जितने भी रिसर्च करने वाले जो संगठन हैं उनके लिए ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। वहीं पे दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति मानव रहित विमान प्रणाली को पंजीकृत किए बिना संचालित नहीं करेगा। तीसरा कथन है कि डिजिटल आकाश मंच इसमें प्रोवाइड करा जाएगा। चौथा है भारतीय गुणवत्ता परिषद मानव रहित यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए एक प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश देता है। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है आपको। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो न्यू ड्रोन रूल्स के बारे में हम अच्छे से बताए हैं और आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ दिन पहले यह पारित हुआ है, करंट अफेयर में भी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर सॉल्व करते होंगे तो आपको ये प्रश्न आसान लगा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। ठीक है, पहला और चौथा कथन गलत है क्योंकि अभी ड्रोन रूल्स में क्या हुआ है कि अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनएम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑपरेशन फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी कि अनुसंधान विकास संगठनों के लिए जो है वो शैल नॉट रिक्वायर अ टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, उनके लिए कोई वैसी पात्रता की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे दूसरा कथन सही है, ऐसे सही है कोई भी व्यक्ति ऐसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं उड़ा सकता है। पहले उसको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक दिया गया है, उसमें आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। वहीं पे तीसरा कथन सही है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो क्वालिटी ऑफ काउंसिल के मदद से एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफाई कर सकती है कि आपको किस प्रकार का वो करना है, उड़ाना है, जो कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी हो या फिर इंडियन के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट के साथ मैच करता हो। अगर आप डेली क्विज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, उसको खोल के इस क्वेश्चन के बारे में पूरा आप नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा सतत वित्त प्रकटीकरण विनियम यानी कि SFDR से संबंधित है। तो इसका ये किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 20 विकसित देशों के केंद्रीय समूह का एक बैंक, विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ये यूरोपीय संघ से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब एक रूल का जो है वो इसमें दिया गया है रूल कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बेस्ट मंच प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है, ताकि वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट कर सके। सतत विकास उसमें जो है, सतत विकास जो सूची है उसमें भागीदारी कर सकें, उसका विकास में हेल्प कर सकें। तीसरा प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित देशों पर विचार करें। बोलीविया, इक्वाडोर, पैरागुआ, उरुग्वे। निम्नलिखित में से कौन सा देश महासागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पिछले दिन भी हमने पूछा था कि इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि मैप से रिलेटेड है, तो मैप से रिलेटेड हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं। केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3 जो है वो सीमा साझा नहीं करते हैं, बाकी इक्वाडोर और उरुग्वे जो सीमा साझा करते हैं। आइए मैप को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका पैराग्वे है और ये है बोलीविया। तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सभी सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ, और ये दोनों नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हमारा पॉलिटी सेक्शन से है कि किसी भी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वहीं पे दूसरा है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेवारी दी है। तीसरा प्रश्न यह है कि समय पूर्वक विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत शेष अवधि के लिए ही चलती है। तो इसमें सही कथन चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो अगर मैं कहूँ इसका व्याख्यान ना भी देखें तो इसका पहला ऑप्शन जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा के लिए होती है, ना कि इसके लिए। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल ये सही है। और वहीं पे दूसरा जो कथन है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी है। तो ये जो जिम्मेवारी है
वो विधानसभा की होती है, ना कि इनकी होती है। अब आइए इससे रिलेटेड अनुच्छेद को देखते हैं। तो इसे 243 अनुच्छेद भी जो कहता है कि मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन जो है और क्वालिफिकेशन, तो उसमें क्या है कि 21 साल रखा गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये बहुत ईजी है। यहीं पे दूसरा कथन जैसा कि मैंने बताया 243 जी, यानी कि पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, उनकी जिम्मेवारी क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, ठीक है, उनके अधिकरण क्या होंगे। तो उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का जो ढांचा खाका तैयार होगा, उससे रिलेटेड रूल्स तैयार होंगे, वो राज्य विधानसभा विधानमंडल तैयार करेगी। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाई लॉ इंडो द पंचायत, ठीक है। तीसरा कथन ऐसे सही है कि 243 अनुच्छेद में कहा गया है कि पंचायत का ड्यूरेशन क्या होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितना जो शेष टाइम बचा है उसी अवधि के लिए ही वो नई चुनी गई पुनर्गठित जो पंचायत है वो चलती है। तो ये पंचायती राज से रिलेटेड था, आपको ध्यान में रहना चाहिए ये सब आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायो प्रोस्पेक्टिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है। इसमें पहला कथन है कि वन्य जीव के इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग। दूसरा कथन है कि सूक्ष्म जीव को प्रोत्साहित करने और लक्षित प्रदूषकों को नीचा दिखाने के लिए पर्यावरण परिस्थितियों में परिवर्तन करके पानी, मिट्टी, उपसतह सामग्री सहित दूषित मीडिया के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह प्रक्रिया है। तीसरा कथन है कि पौधे, सूक्ष्मजीवी, जानवर आदि सहित जैव संसाधन से प्राप्त उपयोग उत्पाद के लिए व्यवस्थित और संगठित खोज, जिसे समाज के व्यवसायीकरण और समग्र लाभ के लिए विकसित किया जा सकता है। वहीं चौथा कथन है कि महासागरों में प्रमुख रूप से जैविक और अजैविक संसाधनों के बीच एक इंटरलिंक विकसित करने और उनके बीच एक श्रृंखला विकसित करने और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए एक मानदंड के रूप में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पौधे, सूक्ष्मजीव, जानवर आदि सहित जैव संसाधनों से प्राप्त उपयोगी उत्पादों के लिए व्यवस्थित और संगठित खोज, जिसे समाज के व्यवसायीकरण और समग्र लाभ के लिए विकसित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने को, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।